खबर से बजट के लिए वजीर आला उमर अब्दुल्ला की मुशावरत का सिलसिला आज भी जारी है। जी हां, बजट के लिए उमर अब्दुल्ला यानी जम्मू कश्मीर के बजट के लिए वजीर आला उमर अब्दुल्ला की मुशावरत का सिलसिला आज भी जारी रहेगा। बजट को शमूलियाती बनाने के लिए यानी इंक्लूसिव बनाने के लिए वजीर आला अरकान असेंबली और डीडीसी चेयरपर्सनों से मशवरा कर रहे हैं। इन मशावरती अमल का मकसद बजट को शमूलियाती बनाना है। ख्याल रहे कि जम्मू कश्मीर असेंबली का बजट इजलास 3 मार्च से शुरू होने जा रहा है। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे रिपोर्टर सबीर। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, वजीर आला उमर अब्दुल्ला के लिए ये कितना अहम है इस बार का बजट? लगातार वो मुशावरती इजलास कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, जो डीडीसी चेयरपर्सन हैं उनसे मुलाकातें हो रही है, अरकान असेंबली से मुलाकातें हो रही हैं। क्या कुछ होने वाला है इस बार बजट में? देखिए विशाल, कल भी हम आपसे बात कर रहे थे और कल भी हमने इसको पूरा रिपोर्ट किया था। और आज भी जो अमल है, जो बातचीत का अमल है, जो फीडबैक लेने का जो प्रोसेस है चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की तरफ से, वो कंटिन्यू रहेगा। सेकंड डे कंटिन्यूसली। कल आपको याद ही होगा, कल तो हमने रिपोर्ट भी किया था कि सांबा, कठुआ, बड़गाम और अनंतनाग के जितने भी एमएलए और डीडीसी चेयरपर्सन हैं उनके साथ उन्होंने वर्चुअली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जम्मू के सिविल सेक्रेटरी चैम्बर से, अपने चैम्बर से उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डीसी के थ्रू इन एमएलए और डीडीसी चेयरपर्सन के साथ बात की थी। सांबा, कठुआ, बड़गाम और अनंतनाग के जो एमएलए चुने गए एमएलए हैं। और आज इसी कड़ी में दूसरे दिन भी उनका जो मशावरती अमल है वो चालू रहेगा। और इसमें आज बारामूला, कुलगाम, रामबन और उधमपुर मीन 4 डिस्ट्रिक्ट, कल 4 डिस्ट्रिक्ट के थे, आज और 4 डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें बारामूला, कुलगाम, रामबन और उधमपुर के एमएलए और डीडीसी चेयरपर्सन के साथ उनका वर्चुअली वो बात करेंगे। जाहिर तौर पर कल भी जब उन्होंने बात की थी और जब बातचीत में उमर अब्दुल्ला ने जो एमएलए हैं और डीडीसी चेयरपर्सन हैं उनको यकीन दिलाया था कि ये जो बजट आने वाला जो बजट है ये लोगों के मफाद में होगा, लोगों की बहबूदी के लिए होगा, लोगों के को समर्पित होगा। और उसमें जितनी भी प्रपोजल्स आएंगे बजट के, उसमें कोशिश की जाएगी कि लोगों की जो उम्मीदें हैं उस पर खरा उतरे। चाहे वो अब यूथ के हवाले से जो एजुकेटेड यूथ है, जो नौकरियों के लिए बात कर रहे हैं, किसानों की बात हो, महिलाओं की बात हो, स्टूडेंट्स की बात हो, हर एक शेड ऑफ लाइफ, बिजनेसमैन, ट्रेडर्स, जो टूरिज्म से डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखने, सेक्टर से ताल्लुक रखने वाले लोग हों, हर एक शेड के लोगों का ख्याल रखा जाएगा। और कुछ ऐसे प्रपोजल्स, कुछ ऐसे अनाउंसमेंट्स इस बजट में किए जाएंगे कि जिससे लोगों को फायदा पहुंचे। जी, तो सबीर, जिस तरह से चुनावी वादे हुए थे और जिस तरह चुनावी वादों पर यकसर भरोसा करते हुए एक बड़ा मैंडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस को या हम ये कह लें कि इंडिया अलायंस को वहां जम्मू कश्मीर में मिला और नेशनल कॉन्फ्रेंस या इंडिया अलायंस जो है वो बरसे इक़्तिदार पहुंची, क्या उन वादों का कहीं ना कहीं एक दबाव है उमर अब्दुल्ला पर कि इस बजट में किस तरह से और कितने उन वादों को वो इनकलकेट कर सकते हैं? बिल्कुल आपने सही कहा और ये 100% है कि दबाव तो है। देखिए अपोजिशन पार्टी तो हर दिन, अगर आप अपोजिशन में पीडीपी हो, सज्जाद लोन हो या बीजेपी हो, लगातार हमला कर रहे हैं उमर अब्दुल्ला पे। कह रहे हैं कि देखिए इन्होंने वादे तो किए लेकिन पिछले तकरीबन 4 महीने हो रहे हैं, क्योंकि 10 तारीख को ये 4 महीने कंप्लीट करेगी गवर्नमेंट। तो उनका कहना था कि एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। लेकिन अब उमर अब्दुल्ला जो दावा कर रहे हैं कि बजट के दौरान कई बड़ी अनाउंसमेंट की जाएंगी, तो अब लोगों को उम्मीदें तो है लेकिन दबाव बहुत ज्यादा है। आपने सही कहा उमर अब्दुल्ला पे है कि वो अपने जो चुनावी वादे हैं उनको वो पूरा करे। उसके लिए पैसा चाहिए, जिस तरह कल भी हमने बात की, तो उसके लिए एक अच्छा मोटा पैसा चाहिए। अगर लोगों को की उम्मीदों पर खरा उतरा और जो चुनावी मंशूर में जो वादे किए गए हैं, बड़े बड़े वादे किए गए हैं, चाहे वो बिजली में 200 यूनिट तक फ्री बिजली देने की बात हो, 12 सिलेंडर देने की मुफ्त देने की बात हो, अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए कंपनसेशन की बात हो, या उनको नौकरियां देने की बात हो, डेलीवेजर्स को परमानेंट करने की बात हो। देखिए डेलीवेजर्स जो है, नीड बेस्ड वर्कर डेलीवेजर्स, वो हजारों की संख्या में वो वेट कर रहे हैं, उनको सैलरी नहीं मिल रही है, उनको रेगुलराइजेशन नहीं हो रही है। वो अपनी तरफ से बहुत उम्मीदें बांधे हुए हैं। तो एक बड़ा ही जबरदस्त दबाव है कि हर तरफ से कि उमर अब्दुल्ला पे कि वो अपने चुनावी वादों को पूरा करे। तो अब ये जो कंसल्टेशन है, हालांकि वो एमएलए को यकीन दिला रहे हैं कि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज में जितने भी डेवलपमेंट वर्क्स हैं उनको हम तेजी से
अमल में लाएंगे, उनको कंप्लीट करेंगे। लेकिन जो चुनावी वादे हैं, जो बड़े बड़े वादे हैं, उनको किस तरह से वो अमल में, किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं, किस तरह से पूरा करते हैं, ये एक इम्तिहान की घड़ी उनके लिए होगी। और आगे के दिनों में जब यहाँ बजट सेशन 3 तारीख से शुरू होगा, 3 मार्च से, तब उसके बाद क्या क्या बजट में आता है, क्या क्या प्रोविजन है, उस पर सबकी नजरें रहेंगे। लेकिन फिलहाल वो कंसल्टेशन कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं लोगों से, जो कंसर्न एमएलए हो, डीडीसी चेयरपर्सन हो, या जो ट्रेड, इंडस्ट्री, कॉमर्स या बाकी एसोसिएशन के लोगों से मिल रहे हैं। ये प्रोसेस वो कंटिन्यूअसली कर रहे हैं और कोशिश इनकी यही हो सकती है कि बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया समीर आपका तमाम जानकारी के लिए। हम फिर आपके पास वापस आएंगे इस खबर पर अपडेट के लिए बाद में। तो फिलहाल आपको ये बता दें कि जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला लगातार बैठकें कर रहे हैं। वो अरकान असेंबली से मिल रहे हैं, वो डीडीसी चेयरपर्सनों से मुलाकातें कर रहे हैं, ताकि बजट को लेकर के एक सही जो है वो राह इख्तियार की जा सके और इस बजट को शमूलियाती बनाया जा सके। रुकने पार्लिमान यानी मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद की जमानत की अर्जी पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में समाअत होगी। पार्लियामेंट के बजट इजलास में शिरकत करने के लिए इंजीनियर रशीद ने समाअत के लिए दरख्वास्त दाखिल की थी। पिछली समाअत में एनआईए ने जमानत की अर्जी की मुखालफत की थी, लेकिन चूंकि आज एक बार फिर समाअत होनी है और इस बार क्या कुछ इस समाअत के बाद जो है वो नतीजे सामने आते हैं, क्या इंजीनियर रशीद का जो अपना पार्लिमानी हलका है वहां के लोगों की जो उम्मीदें जुड़ी हैं अपने मेंबर पार्लियामेंट से कि हमारे मेंबर पार्लियामेंट जब संसद में जाएंगे तो वहां हमारे इलाके की बेहतरी के लिए और हमारे इलाके के जो मसाइल हैं उनके हल के लिए वो आवाज उठाएंगे, क्या उनकी ये उम्मीद पूरी होगी? क्योंकि ये उनका राइट है। जो जिन लोगों ने इंजीनियर रशीद को चुन करके संसद में भेजा है, मेंबर पार्लियामेंट बनाया है, ये उन लोगों की, उन वोटर्स की, उन अवाम की का ये हक है कि उन्हें ये हक हासिल हो कि उनका नुमाइंदा उनके मसाइल को पार्लियामेंट में रखे। तो उसके लिए इंजीनियर रशीद चूंकि इन पर टेरर फंडिंग मामले में ये मुलजिम है, तो ऐसे में क्या इन्हें जमानत मिलेगी? आज इस सवाल का जवाब बहुत हद तक मिल सकता है। और उधमपुर से इस वक्त बड़ी खबर है, रफ्तार का कहर। जी हां, जम्मू कश्मीर के उधमपुर से बड़ी खबर, रफ्तार का कहर देखने को मिला है। कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, 2 अफराद जख्मी हो गए, जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। मजालता इलाके में यह हादसा पेश आया है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर से इस वक्त की एक अहम खबर आपको दे रहे हैं। खबर रफ्तार के कहर से जुड़ी है। एक सड़क हादसा हुआ है, कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। जी हां, एक कार ने मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर मार दी। इस टक्कर में, इस हादसे के नतीजे में 2 अफराद जख्मी हो गए हैं, जख्मियों को अस्पताल में मुंतकिल किया गया है। बताया जा रहा है कि मजालता इलाके में ये हादसा पेश आया है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर से इस वक्त की ये खबर, जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एक सड़क हादसा पेश आया है। सड़क हादसा मजालता इलाके में पेश आया, जहां एक कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी और मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों की जो हालत है वो अभी अब तक बताई जा रही है, वो जख्मी हो गए हैं। जख्मी हालत में उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है। फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे रिपोर्टर सुरेंद्र इस खबर की ज्यादा जानकारी के साथ। सुरेंद्र, ये हादसा कैसे पेश आया, जख्मियों की हालत अभी कैसी है? देखिए, ये सुबह की बात है, लगभग कोई 6:30 बजे के करीब। ये एक मजालता एरिया है, ये नेशनल हाईवे पड़ता है, जो पुराना नेशनल हाईवे था जो पठानकोट को लिंक करता है। उस पे एक बाइक के स्पार पे 2 लोग जा रहे थे, तो एक ब्लेरो जो है उसने उनको टक्कर मारी है और अभी काफी इंजरी उनको दोनों को हुई है। जो लोग मोटरसाइकिल सवार थे काफी इंजर्ड हुए हैं और उनको वहीं से मजालता जो हॉस्पिटल है वहां पे रेफर किया गया है। उसके बाद उनके इलाज करने के बाद उनको उधमपुर रेफर कर दिया, उधमपुर में रेफर कर दिया गया है। लेकिन अभी उनकी हालत ठीक है, लेकिन काफी बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि ये एरिया जो है काफी गहरी खाई थी नीचे। अगर वो नीचे चले जाते तो काफी बड़ा हादसा हो सकता था। सुरेंद्र, जो ये जख्मी हुए हैं इनके बारे में कुछ पता चला है? ये कौन है, किस उम्र के हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? देखिए, ये तीनों लोग, 2 लोग जो हैं, एक 19 साल का है, एक 18 साल का लड़का है। ये लोग वहीं के रहने वाले थे, मजालता पास्ता जगह है वहां के रहने वाले थे और ये उधमपुर के लिए आ रहे थे। तो वहीं रास्ते में मोटरसाइकिल सवार थे, इनको ब्लेरो की टक्कर मारती है जोर से और उसके बाद
काफी इंजर्ड इन लोगों को लगी हुई है, काफी इंजर्ड हुए हैं, एक लेग में लगी है, सिर में काफी चोटें इनको आई हैं। उसके बाद इनको उधमपुर जीएमसी में रेफर कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका सुनने तमाम जानकारी के लिए। तो ये खबर थी जम्मू कश्मीर के उधमपुर से, जहां एक सड़क हादसे में बोलेरो ने जब मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर मारी तो इनमें 2 मोटरसाइकिल सवार जो है वो जख्मी हो गए। ये मकामी अफराद बताए जा रहे हैं। जख्मी हालत में जो है इन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां इनका इलाज चल रहा है। और इसी के साथ ही फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहें न्यूज़ 18 JKLHH के साथ। मैं हूं विशाल। नमस्ते। रामबन में राम सुहाई स्कूल का दर्जा बढ़ाने की मांग, छात्रों और लोगों का विरोध प्रदर्शन। बानियाल में व्यापारी महासंघ की बैठक, दुकानदारों के बेहतर कामकाज और कल्याण के लिए की गई चर्चा। ट्रेडर्स फेडरेशन बानियाल के पदाधिकारी भी रहे मौजूद। आरएसपुरा में सार्वजनिक बैठक का आयोजन, विधायक भगत ने सुनी लोगों की समस्याएं। बांडीपुरा में ग्रे रोड यातायात के लिए खुला, बर्फबारी होने के कारण बंद थी रोड। 10 साल बाद पूरा हुआ पुल का काम, पुल बनने से लोगों को अब होगी आराम। जम्मू के फ्लाई मंडल इलाके में 3 लोगों की हत्या, गोली मारकर की गई हत्या। कार में सवार होकर आए थे हमलावर। डीसी करगिल ने नामसुरू करगिल का किया दौरा, क्षेत्र में पर्यटन के विकास की प्रगति पर की चर्चा। जम्मू में जम्मू कश्मीर शिक्षा फोरम ने मुख्यमंत्री उमर से की मुलाकात, अपनी मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। बांडीपुरा में अस्थायी कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि सरकार उनकी नौकरियों को स्थायी करे। बारामूला में वन जीव विभाग के अधिकारियों ने जंगली भालू को पकड़ा, जंगली भालू से परेशान थे लोग। बडगाम में सिंचाई विभाग की कार्रवाई, अवैध अतिक्रमण को हटाया, किसानों ने की थी शिकायत। अनंतनाग में 3 नए आपराधिक कानूनों पर एक मेगा जागरूकता कार्यक्रम का मकसद कानून की जानकारी उपलब्ध कराना। पुलवामा के सिनेमाघरों में लगी कश्मीरी फिल्म शुशार, नशीले पदार्थों के दुष्प्रभाव पर आधारित है ये फिल्म। श्रीनगर में स्कूलों को ब्रॉडबैंड कनेक्शन उपलब्ध कराने की योजना, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में की है इस योजना की घोषणा। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के बजट को लेकर किया विचार विमर्श, साथ ही बजट को लेकर की बैठक। जम्मू में डीपीएपी प्रमुख गुलाम नबी आजाद का बयान, कहा दिल्ली में किसकी होगी जीत ये कहना है कठिन। बीजेपी जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष सतीश शर्मा ने कुलगाम आतंकी हमले में घायल लोगों से की मुलाकात, मिलने बीबी कैंट आर्मी बेस अस्पताल भर्ती हैं घायल। रविंद्र रैना, अल्ताफ ठाकुर और अन्य बीजेपी नेता ने भी घायलों से की मुलाकात। कुलगाम में एनसीपी प्रवक्ता इमरान नबी डार ने बीजेपी पर किया पलटवार, का कानून व्यवस्था की ऐसी स्थिति के लिए बीजेपी जिम्मेदार। जम्मू के बाहरी इलाके के जंगलों में एसओजी का ऑपरेशन, आतंकियों की तलाश जारी है। श्रीनगर में कैंसर को मात ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, हरियाणा में। आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर न्यूज़। मैं हूं विशाल। वजीर दाखिला अमित शाह नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर के सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल पर एक आला सतही जायजा मीटिंग की सदारत की। नरेंद्र मोदी की क़यादत में हुकूमत जम्मू कश्मीर से दहशतगर्दी का सफाया करने के लिए पुरअज़्म है। नरेंद्र मोदी हुकूमत के मुसलसल और मरबूत कोशिशों की वजह से दहशतगर्दी का माहौलियाती निज़ाम कमज़ोर पड़ गया है। अमित शाह ने तमाम सिक्योरिटी एजेंसियों को हिदायत दी कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को जीरो इन्फिल्ट्रेशन के हदफ के साथ तेज करें। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद दहशतगर्दों के वजूद को जड़ से उखाड़ फेंकना है। मीटिंग में एलजी मनोज सिन्हा, दाखिला सेक्रेटरी, इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर, चीफ सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के अलावा वजारत दाखिला और इंतजामिया के सीनियर अफसरान ने शिरकत की। और जम्मू कश्मीर पुलिस और फौज की मुश्तरका टीम ने बारामूला के ओडी जिले में हथियारों का यह जखीरा बरामद किया है। जी हां, आपको जो तस्वीरों पर हम दिखाने जा रहे हैं, ये जखीरा बरामद हुआ है बारामूला से। ये जखीरा आंगन पथरी के जंगलाती इलाके में देवदार के एक खोखले दरख्त से बरामद किया गया।
बरामद होने वाले हथियारों में 3 AK-47 राइफल, 11 AK मैगजीन, 292 राउंड, 1 UBGL, 2 UBGL ग्रेनेड्स और 2 हैंड ग्रेनेड शामिल हैं। इस हवाले से मजीद तहकीकात जारी हैं। और वहीं IGI हवाई अड्डे पर 2 मुसाफिरों से 7.8 करोड़ यानी कि 7 करोड़ 80 लाख रुपए मालियत के 10 किलो सोने के सिक्के जब्त किए गए हैं। मखसूस इंटेलिजेंस पर मबनी एक तेज कार्रवाई में कस्टम्स के एयर इंटेलिजेंस यूनिट IGI एयरपोर्ट नई दिल्ली ने फ्लाइट नंबर AI 138 के जरिए मिलान से आने वाले कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले 2 मर्द मुसाफिरों को रोका। मोहतात निगरानी और प्रोफाइलिंग के दौरान मशकूक रवैये का मुशाहिदा किया गया, जिसके नतीजे में ग्रीन चैनल पर दोनों अफराद को रोका गया। सामान के स्कैन से कोई गैर मामूली बात सामने नहीं आई। कुल जब्ती 10.92 किलो यानी कि 10.92 किलो यानी इसको हम मान लें कि करीब 11 किलो सोना है। इसकी कीमत तकरीबन 7.8 करोड़ यानी कि 7 करोड़ 80 लाख रुपए। मुसाफिरों को कस्टम एक्ट के तहत मजीद तफ्तीश के लिए हिरासत में लिया गया है। और बहीबाग कुलगाम में दहशतगर्दाना हमले में मारे गए साबिक फौजी मंजूर अहमद वगी के लवाहिकीन से ताज़ियत करने के लिए काफ़ी तादाद में सियासी लीडरान पहुंच रहे हैं। PDP लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने भी बहीबाग कुलगाम का दौरा किया और मरहूम के अहल खाना से ताज़ियत की। हमले में मंजूर की अहलिया और एक रिश्तेदार लड़की जख्मी हुए। इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि उन्होंने ताज़ियत का इजहार किया और कहा कि वो टारगेट किलिंग की मजम्मत करती हैं। इल्तिजा ने कई नौजवानों की हिरासत पर भी अपनी तशवीश जाहिर की। उन्होंने कहा कि ये हुकूमत की बड़ी नाकामी है। यहाँ गांव के जो लोग हैं बी-बाग से के उनसे मैं बात कर रही थी, वो कह रहे थे कि पुलिस वाले आके लड़कों को उठा रहे हैं। तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर किसी ने एक जुर्म किया हो तो आप उसकी सजा क्या सबको देंगे? और जो सारे जो हमारे नौजवान हैं, आप उनको क्यों पनिश कर रहे हैं? आप उनको शक की निगाह से कैसे देख सकते हैं? अगर ये हमें पता भी नहीं है किलिंग किसने की, अगर किसी मिलिटेंट ने भी की है तो आप पूरे गांव को मिलिटेंट तो करार नहीं ठहरा सकते ना। और मैं यहाँ की सरकार से पूछना चाहती हूँ, आपके मुंह में क्या दही जमा है? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? आप ये बहाना देंगे कि पुलिस आपके कंट्रोल में नहीं है। चलिए, पुलिस आपके कंट्रोल में नहीं है तो मुझे बताइए, सरकार बनने से पहले और अब क्या फर्क है? और गुलबर्ग में विंटर स्पोर्ट्स में लड़कियों का ज्यादा रुझान देखने को मिल रहा है। मुख्तलिफ मुकाबलों में लड़कों के मुकाबले में लड़कियां ज्यादा नजर आ रही हैं। विंटर स्पोर्ट्स में इन लड़कियों में काफी जोश और जज्बा पाया जा रहा है। लड़कियों ने मुख्तलिफ मुकाबलों में लड़कों को पीछे छोड़ दिया है और शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही हैं। ये लड़कियां अपने रोशन मुस्तकबिल की राह हमवार कर रही हैं। इनका कहना है कि लड़कियां घरों से बाहर आएं और हर मैदान में अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करें। लड़कियों की काफ़ी अच्छी पार्टिसिपेशन देखी गई आज विंटर गेम्स में। लड़कों से ज़्यादा गर्ल्स की पार्टिसिपेशन थी। और सर मैंने खुद भी सर मार्शल आर्ट्स में, आई एम 6 टाइम्स नेशनल प्लेयर मार्शल आर्ट्स एंड योगा, और सर स्कीइंग में भी मैंने तीनों कोर्सेज़ किए हैं और आज भी यहाँ पे विंटर गेम्स में पार्टिसिपेट किया और इंशाल्लाह उम्मीद है कि खेलो इंडिया में भी पार्टिसिपेट करेंगे। और सर मैं पूरी जम्मू एंड कश्मीर की लड़कियों को ये मैसेज देना चाहूँगी, ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वो आए, खेले और फील द डिफरेंस, कि घर पे बैठे रहने से यहाँ आना, यहाँ खेलना, गुलमर्ग की हसीन वादियों का लुत्फ़ लेना, सर बहुत मेंटली और फिज़िकली फ़िट रहेंगे। मेरे हिसाब से हर एक लड़की को हर एक चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए, वेदर इट्स स्टडीज़ और गेम्स। तो मैं खुद भी एक स्कियर हूँ, मैंने बेसिक में भी गोल्ड मेडल लिया है, इंटरमीडिएट में भी और एडवांस में भी मैंने गोल्ड मेडल लिया है। तो आई होप मैं डिस्ट्रिक्ट में भी कोई ना कोई मेडल लूँ इंशाल्लाह और खेलो इंडिया के लिए सिलेक्ट हो जाऊँ। मेरा यही मानना है कि लड़कियां आए और यहाँ पर अपना टैलेंट दिखाए, कि उनको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए और उनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट करने चाहिए। जैसे मेरे पेरेंट्स ने मुझे हार्डली बहुत ही सपोर्ट किया इस गेम में आने के लिए। मैं यही सबसे कहना चाहती हूँ कि आज कल का जो यूथ है बहुत ही मतलब अलग अलग
चीज़ों में जा रहा है, जैसे ड्रग्स वगैरह। मैं चाहती हूँ कि सपोर्ट्स में आए वो, मतलब अपनी लाइफ, मतलब सपोर्ट्स में हर ऐसे इवेंट्स में अपनी लाइफ को एंजॉय करें, मतलब ड्रग्स वगैरह से दूर, इन जैसी चीज़ों से दूर। लड़कियों के लिए कैसा प्लेटफॉर्म है, कैसा फील्ड है? बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मैं चाहती हूँ कि हर लड़की मतलब करे, स्कीइंग करे, मतलब और भी हर एक कंपटीशन में जाए और पोजीशंस निकाले और अपना बेस्ट दे। खुशी की बात हो रही है और खुशी महसूस हो रही है हमें इस बात की कि एक टाइम में तो हमारे सिर्फ ये मेल डोमिनेटेड स्पोर्ट था इन द बिगनिंग, और पिछले कई सालों से बिलखुसूसन मैं कहूँगा जब से हमें खेलो इंडिया विंटर गेम्स स्टार्ट हुई, पिछले 4 चैप्टर्स, उसने एक बज़ क्रिएट किया। हर एक जो इसके साथ आना चाहता है, इस गेम के साथ जुड़ना चाहता है, और उसमें अच्छी खासी तादाद हमारी लड़कियों की आ रही है, वुमेंस की आ रही हैं सामने, और ये जान के बहुत खुशी हो रही है। वो बहुत से कॉम्पिटिशन्स में बहुत ही अच्छे तरीके से वो इसका वो भरपूर मुजाहिरा कर रही है, और हमें लग रहा है कि उनको जब प्रॉपर कोचिंग हो जाएगी, ट्रेनिंग्स हो जाएगी, वो बहुत आगे जा सकती है, इंटरनेशनल लेवल तक जा सकती है ये बच्चियाँ। और सोपोर की खुशहाल कॉलोनी के मकीनों ने इलाके में पानी की किल्लत के खिलाफ एहतजाज किया और ट्रैफिक की आमदोरफ्त को कुछ देर के लिए रोक दिया। मकीनों का इल्जाम है कि इन्हें अरसे दराज से नल का पानी फराहम नहीं किया जा रहा है और वो करीबी तालाबों और नदी नालों से पानी लेने पर मजबूर हैं। मुजाहिरीन, खासतौर पर खवातीन का कहना था कि मुतल्लिका महकमे के हुकाम की जानिब से पानी की फराहमी को मुनज़्ज़म करने की मुतअद्दिद यकीन दहानियों के बावजूद अभी तक कुछ नहीं किया गया। महकमा और पुलिस को यकीन दहानी के बाद एहतजाज खत्म हुआ। लोगों ने एहतजाज फिलहाल खत्म कर दिया है। बेमार दारी गरस मज नफर 4 तम बेमार पे क्या करो यह मोकुर मा चमक फीस करो मेहरबान तह करो खुदा नवंबर पे वो सरसर तम त्रो 3 दिन बस पुलिस ते द्रो गो मजबूर और धरना दिन खुद नाम आप त्रा होप कड़ा पाने नौकर फट कुछ जाए लगा पानी पोस शेरा पाने अगर फीस बकायद वन दिमो फीस खमो न मगर सन मुराद करो पूरा। और आपको बता दें कि एगलिंग कोम्पा लेह में पुरजोश अकीदतमंदों का एक समंदर स्काइब जी द्रोबवांग सोनम जोरफिल रिनपोचे की 27वीं यौम पैदाइश के मौके पर जमा हुए। इस तकरीब का एहतमाम द्रिगुंग कैगुड रिंचन पालरी मोनार्सरी और एलुमनाई कमेटी ने किया था। दिन भर जारी रहने वाली तकरीब का आगाज इनकी दराजी उम्र की दुआ से हुआ, जिसके बाद केक काटा गया। एग्जीक्यूटिव काउंसलर ताशी नामग्याल यागसे इस मौके पर मेहमान खुसूसी थे। तो यहाँ पे अकलिंग लेह लद्दाख में अकलिंग माठ में आज परम पूज्य ड्रुबंग सोनम जोरफिल रिनपोचे जी का 87 बर्थडे बड़े धूमधाम से मनाया, और इसमें शिरकत करने के लिए LHDC लेह के एग्जीक्यूटिव काउंसलर ताशी यागजी साहब और बहुत श्रद्धालुओं ने यहाँ पे आके 87 बर्थडे उनका मनाया। और बांग्लादेश में हालात एक बार फिर कशीदा हो गए हैं। दारुल हुकूमत ढाका में मुश्तइल हुजूम ने बानिए बांग्लादेश शेख मुजीबुर रहमान के घर पर हमला कर दिया, तोड़फोड़ की और आग लगा दी। इत्तलात के मुताबिक हमलावरों ने शेख हसीना के खिलाफ भी नारेबाजी की और अवामी लीग पर पाबंदी का मुतालबा किया। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब शेख हसीना का एक ऑनलाइन खिताब मुतवक्किल था। हमलावरों ने धनमंडी 32 पर धावा बोल दिया, जो वही मकाम है जहां शेख मुजीबुर रहमान को 1975 में कत्ल किया गया था। बाद में इस मकाम को म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया था। हुकूमत ने वाक़े की शदीद मज़म्मत करते हुए शरपसंद अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान किया है। अवामी लीग ने ढाका में एहतजाज और मुल्कगीर हड़ताल की कॉल दी है। तज्जियाकारों के मुताबिक ये हमला बांग्लादेश में जारी सियासी कशीदगी का नतीजा है, जहां हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान तनाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ये 2 तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देखें साबिक सदर के घर को वहां पर तोड़फोड़ की गई और वहां आगजनी की गई, जबकि बांग्लादेश में एक बार फिर तशद्दुद के हालात है। ये 2 अलग अलग तस्वीरें आपको अब दिखा रहे हैं किस तरह से वहां पर जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो मुजाहिरीन हैं, वो वहां मुजाहरा करते नजर आ रहे हैं। शेख मुजीबुर रहमान
के घर को उन्होंने नुकसान पहुंचाया है, वहां तोड़फोड़ की है। वहां काफ़ी बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में वहां पर प्रदर्शनकारी यानी मुजाहिरीन पहुंच गए थे और उन्होंने वहां पर तोड़फोड़ की और आगजनी की। इसके साथ